हाँ जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम विश्व की प्रमुख अपनी जनसंख्या वितरण और प्रवास है उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य एक काम बहुत ही तीव्र गति से तो नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते कब वो बुलेट ट्रेन बन गया पता ही नहीं चला। मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या के इस अपने भयंकर तरीके से जो वितरित हुई और मनुष्य की आज बहुत ज़्यादा तादाद देखने को मिलती हैं, और यही मनुष्य धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आज देखिए कब विश्व के दृष्टिकोण से हम पढ़ क्या रहे हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से देश में कितनी जनसंख्या निवास कर रही हैं और पूरे विश्व में कौन परचम है वो लहरा रहा है। तो इस मामले में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान परचम लहरा रहा है। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार कहानी, हर टर्म देखेंगे कैसे क्या प्रवासी क्या होता है। तो बस 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी लगे शांति बनाए रखनी है, वरना शांति नहीं बनाओगे तो जनसंख्या इतनी और विस्तृत हो रही है और आप अशांति कर दोगे तो और बढ़ जाएगी यार। तो विश्व की जनसंख्या का वितरण और घनत्व देखते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। अत्यधिक क्या है? असमान है। कहीं पर कितनी ज़्यादा, कहीं पर कितनी कम, यानी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण है ना वो बहुत ही असमान है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है दोस्तों। एक गोलार्ध उत्तरी, एक गोलार्ध दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ज़्यादातर पृथ्वी है, और इस उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 90% आपकी जनसंख्या निवास करती हैं, और आपके इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध में महज आपकी 10% जनसंख्या है वो निवास करती हैं। क्योंकि क्या स्थलीय भाग अत्यंत कम है, वहां पर क्या है? महासागरीय इलाका है। महासागरीय इलाका है मेरे दोस्तों, महासागरीय इलाका है। अब सागर में तो कैसे रहे? हाँ, नहीं रह सकते ना। पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है। ये पूरी पृथ्वी है दोस्तों। इस पृथ्वी का 50% क्या है? जनसंख्या विहीन है। क्या है? विहीन है। विहीन मतलब बिना जनसंख्या के हैं, वहां पर कोई लोग नहीं रहते। जनसंख्या का कुछ भागों में, जनसंख्या का क्या है? कुछ भागों में अत्यधिक क्या है? अत्यधिक आपके सघन निवास है, खच भरे हुए हैं कुछ जगहों पर, और कुछ पे तो चिड़िया भी नहीं पहकता, चिड़िया भी उड़ता नहीं है दोस्तों, चिड़िया भी नहीं उड़ता। और कुछ जगह पर पग रखने की जगह नहीं मिले, पग रखने की जगह नहीं मिले, यानी कि पैर रखने की तक की जगह नहीं मिलती। और वो आपकी क्या है? उसमें आपके दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपके दक्षिणी इलाका है, पूर्वी इलाका है और दक्षिणी पूर्वी इलाका है एशिया का। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है दोस्तों, और उत्तरी पूर्वी आपकी यूएसए है। उत्तरी तो पश्चिमी तो यूरोप है, उत्तरी पूर्वी यूएसए है। कुछ क्षेत्रों में विरल बसाव है, कुछ क्षेत्रों में क्या है? विरल बसाव है। जैसे कि आपके साइबेरिया है, मध्य एशिया है, पश्चिम एशिया के आपके मरुस्थल हैं, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, भूमध्य रेखा सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत विरल बसाव हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि कुछ में बहुत सघन जनसंख्या निवास करती हैं, और कहीं कहीं पर बहुत विरल आपकी क्या जनसंख्या निवास करती है। विरल मतलब क्या है? वहां पर आपके पग रखने की जगह है, उधर क्या है? पग रखने की जगह है, यानी कि उधर क्या खच भरे हुए नहीं है, वहां पर आपके थोड़े से शांति है, थोड़े दूर दूर है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, वहाँ की क्या परिस्थिति ऐसी, वहाँ का वातावरण ऐसा है। तो जहाँ पर सघन है वहाँ पर जगह तगड़ी है, जहाँ पर जगह तगड़ी होती है तो लोग दूर दूर से आते हैं, भले प्लॉट भाव कहीं हो, ठीक है। तो देखिएगा सघन में तो हमने देखा दक्षिणी है, पूर्वी व और आपकी दक्षिणी पूर्वी एशिया हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हैं, और आपकी उत्तरी पूर्वी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर विरल बसाव हैं, जैसे कि दोस्तों, जैसे कि आपके साइबेरिया है, साइबेरिया में आपकी बहुत ठंड पड़े। मध्य एशिया है,
पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया में पश्चिमी एशिया के आपके मरुस्थल हैं, पश्चिम एशिया के क्या मरुस्थल हैं, अफ्रीका है व पश्चिमी आपके क्या है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन हैं और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या है कम लोग रहते हैं। देखिएगा उदाहरण के तौर पर आर्कटिक महासागर का आपके तटवर्ती भाग भी विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर है, इस आर्कटिक महासागर का तटवर्ती भाग है वो आपके विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? विरल जनसंख्या, वहाँ पर भी कम लोग रहते हैं, अलग अलग ऐसे बिखरे हुए लोग रहते हैं और विश्व की 90% जनसंख्या केवल और केवल 90% तो आपके केवल और केवल 10% भाग पे निवास करती है। लोग बड़ा फिटे हैं। देखो क्या यहाँ पर ये पृथ्वी आपकी, ये पृथ्वी का आपकी ये एक पिज्ज़ा का स्लाइस ले लीजिए और ये पिज्ज़ा का स्लाइस दोस्तों क्या है, ये आपके 10% है। कितना परसेंट है? मान लीजिए 10% है और इस 10% में आपकी जनसंख्या की बात करें तो ये 90% आप निवास करता है। वो भी आपके 90% में हमने बात करा, उत्तरी गोलार्ध में 90% आपके लोग रहते हैं। लोगों से रोग आता है वो बात अलग है, लेकिन इस 10% आपके पिज्ज़ा के स्लाइस में 10% पिज्ज़ा के स्लाइस में क्या है आपके 90% लोग निवास कर रहे हैं दोस्तों। 90% क्या है? लोग निवास कर रहे हैं, है ना। बहुत ऐसी स्थिति है, ठीक है। और देखिएगा और ये बात है, फिर वो आपके 10% जनसंख्या है वो आपके 90% क्षेत्र पर अत्यंत विरल रूप में आपके पाई जाती हैं। अत्यंत विरल रूप में आपकी बाकी जनसंख्या है वो पाई जाती है। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह, यहाँ पर 90% तो जगह है, 90% तो यहाँ पर जगह है। इस 90% जगह में मात्र और मात्र आपके कितने 10% आपकी जनसंख्या निवास करती है। ये स्थिति है, बिल्कुल ये स्थिति है भाई साहब। और कृषि के अनुसार, कृषि महोदय कहते हैं ये एशिया के थोड़े से क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं और तथा बहुत बड़े क्षेत्र पर केवल थोड़े से लोग निवास करते हैं। ये कृषि महोदय कहते हैं। कौन से महोदय कहते हैं? आपके कृषि महोदय ये बात कहते हैं कि एशिया के थोड़े से क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर आपकी क्या है केवल थोड़े से लोग निवास करते हैं। विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में भी आपके 20 से लेकर आपके 60 उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती हैं दोस्तों। जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के दोस्तों क्या दोस्तों, ये पृथ्वी है आपकी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। आपने क्या है, आपके दादाजी परदादाजी ने इसे खरीदा था ना, तो आपकी होगी ना ये 0 डिग्री। और यहाँ पर आपकी क्या है, एक रेखा है, मान लीजिए ये आपकी रेखा कौन सी, ये आपकी रेखा नहीं, ये रेखा आपने हम सबकी है, रेखा किसकी है, हम सबकी है, ये 20 डिग्री होगी। और ये आपकी एक रेखा मान लीजिए ये आपकी कौन सी 60 की, ठीक है ना, 80 डिग्री अक्षांश की हो गई। यहाँ पर इस इतने से एरिया में यहाँ पर आपके क्या है 80% जनसंख्या है वो निवास करती हैं 20 और 80 उत्तरी गोलार्ध में। और आपके देखिएगा दोस्तों 60 अक्षांशों से ऊपर विश्व की मात्र 60 अक्षांशों से ऊपर विश्व की मात्र 1% लोग निवास करते हैं। अब 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, ये 60 से ऊपर यहाँ पर केवल और केवल क्या है 1% आपकी जनसंख्या है वो निवास करती हैं, 1% जनसंख्या ही निवास करती हैं। और क्या उत्तरी गोलार्ध में भी, एशिया में अधिकांश जनसंख्या, उत्तरी गोलार्ध में भी हम देखें पर्टिकुलरली आपके एशिया में अधिकांश जनसंख्या 10 से 40 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो यहाँ पर एक पृथ्वी और यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी में ये पृथ्वी के भी आपके एशिया यहाँ पर, तो एशिया में ये मान लीजिए ये कौन सी, ये आपकी 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 डिग्री से ये 10 डिग्री और 10 डिग्री से 40 है, 10 डिग्री से बिल्कुल 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 डिग्री से यहाँ पर 40 डिग्री के बीच में बात पर्टिकुलरली एशिया की आ गई हैं, तो यहाँ पर एशिया की बात करते हुए आपकी क्या है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में एशिया में अधिकांश जनसंख्या रहती है 10 से 40 के बीच में, ठीक है।
और यूरोप में कहाँ से, यूरोप में 40 से 60 यूरोप है, ये आपके यूरोप हैं। और मान लीजिए ये एक आपकी कौन सी है भाई साहब, ये आपके 60 डिग्री अक्षांश की है, तो इसमें आपके पर्टिकुलरली ये कौन सा है, यूरोप है। यूरोप में कौन सी, यूरोप में आपके 40 डिग्री से 60 के बीच में आपके निवास करती हैं। बात समझ में आई क्या आपको? बात ये है मेरे दोस्तों कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग अत्यंत कम है, इसलिए मात्र 10% ही निवास करती हैं। पृथ्वी का 50% क्षेत्र आपकी जनसंख्या विहीन है और आपकी जनसंख्या का कुछ भाग ही अत्यंत सघन निवास करता है और कुछ विरल निवास करता है। हमने बात करी उन जगहों की। आपके फिर आर्कटिक महासागर का तटवर्ती भाग भी विरल जनसंख्या का हमने देखा। 90% हमने देखी कि जनसंख्या केवल 10% में, केवल 10% में क्या है, 90% जनसंख्या निवास करती है। उसका डायग्राम बनाया और 90% आपके इलाके में, 90% आपके क्षेत्र में केवल 10% ही रहती है। तो पिज्जा की स्लाइस याद रखना, कृषि का आपने कथन याद रखना। विश्व की 80% जनसंख्या हमने देखा कि 20 से 40 आपकी उत्तरी अक्षांश के बीच में रहती है। 20 से आपके 80 अक्षांश के बीच में देखा हमने, और 20 से 60 अक्षांश के बीच में हमने 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते देखा। और 60 अक्षांशों से ऊपर हमने देखा कि विश्व की मात्र 1% लोग निवास करते हैं। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में भी हमने पर्टिकुलरली एशिया की बात करी, तो एशिया में आपके 10 से 40 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में आपके लोग निवास करते हैं सर्वाधिक। और हमने यूरोप की बात करी जो 40 से 60 के बीच में आपकी यूरोप में निवास करते हैं सर्वाधिक। ये बात निकल के आई। बिल्कुल। चलिए अब देखिएगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक देखते हैं कि जनसंख्या की परिवर्तन क्यों होता है। जनसंख्या का परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि वो जनसंख्या महाराज जी की जय नहीं बोलते। देखिएगा जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक है। एक जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और एक है प्रवास। एक क्या है दोस्तों? प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। आंख बंद करो। एक जन्म दर, एक मृत्यु दर, एक प्रवास। 3 आपके हो गए ना जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिएगा फिर किसी क्षेत्र में जन्म या मृत्यु दर मापने की सरल विधि असंशोधित जन्म दर या मृत्यु दर होती हैं। देखिएगा किसी भी क्षेत्र में जन्म दर या मृत्यु दर मापने की सरल जो विधि होती हैं वो आपके अशोधित जन्म दर मृत्यु दर होती हैं, है ना? समझे? अरे सूत्र लेके आ रहा हूँ आपके लिए, सूत्र लेके आ रहा हूँ, शांति बनाए रखे। अशोधित जन्म दर होती है वो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यह जन्म दर अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन मतलब बट्टा किसी क्षेत्र में विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू हजार। देखिएगा आपसे पूछ ले कि भाई साहब आप अशोधित जन्म दर निकालिए तो आप क्या करोगे? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, मध्य की जो जनसंख्या है फिर आप कर दो इंटू 1000। और अशोधित मृत्यु दर निकालने की किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, जैसे कि आपने जीवित जन्म देखे वो ऐसे ही मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। तो अब देखिएगा विश्व में जनसंख्या वितरण। तो देखिएगा दोस्तों विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हमने निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। हम निम्न भागों में विभक्त करेंगे। सघन जनसंख्या के प्रदेश देखेंगे। तो सघन जनसंख्या के प्रदेश में विश्व के 5 प्रदेश हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती हैं, जहाँ जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या अधिक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सघन जनसंख्या के प्रदेश कहेंगे। 100 कौन से 100 से भी आपकी क्या है? प्रति 1 किलोमीटर। पूर्व एशिया कौन से? पूर्व एशिया की आपने क्या है? पूर्व एशिया की देखिएगा चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है। किस में आते हैं ये आते हैं पूर्वी आपके एशिया में आते हैं। दक्षिणी एशिया में भारत माता की जय,
पाकिस्तान, दुश्मन माता, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ये आ जाएंगे दक्षिणी एशिया के। यहाँ पर क्या है, और फिर आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप आएगा। उत्तरी पश्चिमी आपके जो यूरोप है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, स्पेन है और इटली है। इडली डोसा सांभर है, मजाक कर रहा हूँ, इटली है, क्या है, इटली है, ठीक है। फिर आपने देखा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। और पांचवा अपना पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के, पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी पूर्वी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, दक्षिणी पूर्वी आपके कनाडा हैं आदि प्रमुख रूप से सघन जनसंख्या के प्रदेश होंगे, जहां पर 1 किलोमीटर में 100 से ज़्यादा आपके जनघनत्व देखने को मिलता है। उसमें हमने देखा आपके पूर्वी एशिया देखने को मिला, पूर्वी एशिया के साथ में दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया के सामने दक्षिणी पूर्वी आपके एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के साथ में पूर्वी व आपके उत्तरी अमेरिका, पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के आपके हमने देखे उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि। अब देखिएगा दोस्तों, बात ये है कि फिर आपके दूसरे नंबर पे आते हैं आपके विश्व में जनसंख्या वितरण के हिसाब से। दूसरे हम बात करें, दूसरे हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश आते हैं, उनकी बात करते हैं। सामान्य जनसंख्या प्रदेश क्या होते हैं, देखिएगा मित्रों, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, ये प्रदेश उपयुक्त दोनों प्रदेशों के मध्य आपकी स्थित है। कहाँ पर है, ये आपके प्रदेश उपरोक्त दोनों प्रदेशों के मध्य स्थित है, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां न ही आपके अधिक अनुकूल है न ही प्रतिकूल। तो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश आपके उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये जगह वो होती हैं जो ना आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, एक ना वो जगह होती है बहुत ज़्यादा प्रतिकूल, रे रह ही नहीं सकते, अरे रे रह ही नहीं सकते, अरे क्या तगड़ी जगह है, यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, ये ऐसी भी नहीं होती, ठीक है ना। तो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश कहते हैं उसे, है ना, सही बताऊँ ना, बिल्कुल ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाते हैं हमारा, और यहाँ पर हम देखते हैं खनिजों के दोहन के लिए विश्व में कई प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में बस्तियों का विकास है। भले ही वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु हैं, लेकिन खनिजों के दोहन के लिए वहाँ पर आपके क्षेत्रों में बस्तियाँ विकास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आपके स्वीडन के गेलीवारा, जहाँ पर लोहे अस्क की ये है, कनाडा की यूकोन घाना आपके सोना निकलता है वहाँ से, अलास्का की आपके यूकोन पोर्ट सोना निकलता है वहाँ से, साइबेरिया से यहाँ पर सोना है, तेल है, प्राकृतिक गैस है आदि यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो उदाहरण के लिए हमने क्या क्या कहा, हमने बात करी स्वीडन के गेलीवारा जहाँ पर लोहे अस्क है, कनाडा की यूकोन घाना जहाँ पर सोना है, अलास्का के यूकोन पोर्ट जहाँ पर सोना है, साइबेरिया जहाँ पर सोना है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। तो आपने सोना करते हुए सो तो नहीं गई, सोना आपको था नहीं, क्योंकि दोस्तों अलास्का की यूकोन पोर्ट सोना, साइबेरिया में सोना, तेल, प्राकृतिक गैस, और स्वीडन के गेलीवारा, कनाडा के यूकोन घाना सोना के लिए आपके यहाँ पर क्या है, ऐसी बस्तियाँ मजबूरन रहती हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर खनन के लिए अच्छी जगह है। उष्णकटिबंध के प्रतिकूल जलवायु के कारण अनेक बस्तियां समुद्र से आपकी 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बसी हुई हैं, जैसे कि अदीस अब आपके अबाबा में जो इथोपिया में है, कंपाला जो आपके युगांडा में है, क्यूटो आपके इक्वाडोर में है, आपके नैरोबी केनिया की, और ऊटी भारत की जगह, और केडी श्रीलंका की केडी। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंध के प्रतिकूल जलवायु के कारण अनेक बस्तियां समुद्र तल से 2000 मीटर से आपकी अधिक ऊंचाई पर बसी हुई हैं। ये हमने देखा, अदिस अबाबा देखा इथोपिया, कंपाला देखा युगांडा, क्योटो आपके इक्वाडोर देखा, नैरोबी देखा कीनिया, और ऊटी देखा भारत, और केडी देखा श्रीलंका। बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है। बोलीविया की राजधानी लापाज। तीसरा है विरल जनसंख्या के प्रदेश। हमने क्या देखे दोस्तों, हमने देखे आपके सघन जनसंख्या के प्रदेश, हमने देखे अपने सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। तीसरे हैं आपके स्पाइरली। विश्व में 5 प्रदेश ऐसे हैं दोस्तों,
5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। वास्तविकता ये है कि विश्व की 55% भूभाग पर 5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 5% जनसंख्या 55% भूभाग पर आपके निवास करती है। कैसे निठल्ले लोग हैं, एक जगह पर नहीं पढ़ सकते क्या? मजाक कर रहा हूँ, बैठे रहो, वहीं पर बैठे रहो, मेरे कहने से मत उठ के आना। 5 प्रदेश से जहाँ पर आपके जनघनत्व है 10 आपके 1 किलोमीटर पे 10 ही व्यक्ति आपके निवास करते हैं। और जैसे कि आपके उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गए जिसमें आपके 60 अक्षांश से ऊपर विश्व की 1% ही आपकी क्या जनसंख्या निवास करती है। आर्कटिक और आपके अंटार्कटिका में के अलावा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग जिनमें आपके ग्रीन और उत्तरी भाग साथ में आपके अलग से ग्रीनलैंड, साइबेरिया इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, ये आपके उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गए। और बाद में देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों हम विश्व के सभी मरुस्थल जिसमें उष्ण और शीतोष्ण में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। तीसरा आपके महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश, महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश जिसमें शुष्कता के कारण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश शुष्कता के कारण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। ठीक है। विश्वतरेखीय आपकी क्या है? विश्वतरेखीय घने वन है। इसके अंतर्गत भी आपके अफ्रीका का कांगो बेसिन है और दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपीय क्षेत्र हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्या है दोस्तों? आपके द्वीपीय क्षेत्र हैं। इस प्रदेश की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, घने जंगल, मच्छर एवं आपकी सीसी मक्खी आपके प्रकोप जनसंख्या के निवास में बाधक हैं। सीसी मक्खी से आपको पता है ना बीमारी होती हैं। और उच्च पर्वतीय प्रदेश आपके इसमें शामिल होंगे। पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या विरल होती हैं। हिमालय हैं, आल्प्स हैं, रॉकी है, एंडीज पर्वतीय भाग, 2500 मीटर से अधिक आपके ऊंचाई वाले भाग आपके निर्जन हैं। क्या हैं? निर्जन हैं। और विश्व के आवास योग्य प्रदेशों हेतु आपके सर्वप्रथम इरिटोस्थनीज ने आपके ओकुमेन शब्दावली का प्रयोग किया। विश्व की आवास योग्य प्रदेशों हेतु सर्वप्रथम इरिटोस्थनीज ने ओकुमेन शब्दावली का आपके प्रयोग किया। त्रिवार्ता के अनुसार अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणामतः क्रमशः 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। त्रिवार्ता के अनुसार अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणामतः क्रमशः 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। साहब कौन कौन से बताइए, हमें ज़रूर बताइए। तो वत्स, एक है बसे हुए क्षेत्र और एक है आपके, एक तो हो गए बसे हुए क्षेत्र और एक हो जाएंगे आपके ये रहे, एक तो आपके बसे हुए क्षेत्र और एक साथ में बिना बसे हुए क्षेत्र। ठीक है ना, बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र। त्रिवार्ता के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणाम थे 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहले बसे हुए क्षेत्र के अनुसार देखिए आवास योग्य में देखिएगा मानसूनी आपकी एशियाई क्षेत्र, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और उत्तरी अमेरिकन महाजन समूह। ठीक है ना। बिना बसे हुए क्षेत्र में देखिए जिसकी आपकी विश्व धरातल का 70 से 75% भाग इसके अंतर्गत आता है त्रिवार्ता के अनुसार, और इसमें अपने 4 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अत्यधिक ठंडे जिसमें विश्व का धरातल का 20% है। टालविन दक्षिण में अंटार्कटिका को आपकी नॉन एक्यूमन एरिया को अज्ञात भूमि या टेरा इन आपकी क्या है इनोकोटा अज्ञात भूमि कहा। और अति गर्म में आपकी 20% भाग परिस्थित हैं। और विश्वतरेखीय अति आंध्र प्रदेश है, ये आपके धरातल का 10% है। तो 20-20-10 जिसमें आपकी दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन है। अफ्रीका का क्या है अफ्रीका में आपके कांगो बेसिन का क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में मानव बचाव के प्रतिकूल दशाएं अपने निम्न कारणों से हैं। किस किस कारणों से? अति घन वन है वहाँ पर, प्रतिकूल आपकी मूसलाधार वर्षा होती रहती है, जहरीले जीवों का आपके क्षेत्र है वो, और आपकी क्या है सीसी जहरीली मक्खी का क्षेत्र होता है वहाँ पर। इस कारण से विश्वतरेखीय अति आंध्र प्रदेश वहाँ पर रहने लायक नहीं होते हैं। उच्च पर्वतीय प्रदेश आपके विश्व का 20% भाग है। उच्च पर्वतीय आपके प्रदेश कितना हो गया? 20% भाग हो गया। तो 20-20-10 + 20 हो गया ना 70।
हो गया ना 70। सही कहा ना मैंने। फिर देखिएगा अब बात करेंगे हम कि अब हम बात करेंगे दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जनसंख्या के जो आपके वितरण है उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनमें देखिएगा भौतिक कारक। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अपने भौतिक कारकों को देखते हैं कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है भाई साहब। तो देखिएगा दोस्तों अक्षांश स्थिति सूर्य की किरणों का कोण। अक्षांश स्थिति यानी कि सूर्य की किरणों का कोण। अधिकतर जनसंख्या उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां सूर्य की किरणें न तो ज़्यादा सीधी हो और न ही बहुत ज़्यादा तिरछी हो, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जलवायु निवास के अनुकूल नहीं होती, इसलिए अधिकतर जनसंख्या मध्य अक्षांश में निवास करती है। कहाँ पर करती है? मध्य जो अक्षांश होते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणें से पड़ती हैं, अक्षांश स्थिति अच्छी होती हैं। समुद्र तल से दूसरी है ऊंचाई। भौतिक कारक देख रहे हैं, अक्षांश स्थिति देखी। दूसरे हम देखते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। तो देखिएगा मित्रों, विश्व के अधिकतर लोग समुद्र तल से आपके 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल मैदानी व मंद ढाल वाले मैदानी में निवास करते हैं। क्यों? कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु आपकी दशाई अत्यधिक होती है ठंडी, और पर्वतीय क्षेत्रों में खनन, परिवहन, उद्योग की स्थापना आदि आपके आर्थिक विकास में अत्यधिक कठिनाई आती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं समुद्री आपके तट में समुद्री तट से दूरी। तो देखिएगा विश्व के लगभग 75 से आपके 80% लोग समुद्र तट से 500 किलोमीटर की दूरी के अंदर निवास करते हैं। क्यों? कि तट से दूर आंतरिक भागों में जलवायु की प्रतिकूल दशाएं मिलती हैं, या तो बहुत ठंडी या बहुत गर्मी। तो इसके अलावा तट से दूर आंतरिक भागों हैं, इस आंतरिक भागों में आपकी क्या है, वर्षा अत्यंत कम होती है। क्या है आपके आंतरिक भागों में आपकी क्या वर्षा अत्यंत कम होती है। फिर है जल स्रोत, ये आपके भौतिक कारक हैं। विश्व में जनसंख्या के बसाव के प्रारंभिक केंद्र जल स्रोतों के किनारे ही थे। अभी भी कुछ बड़े नगरों की स्थिति नदियों और झीलों के किनारे देखने को मिलती हैं। एक कारक है मृदा। विश्व में उपजाऊ मृदा वाले भागों में सघन बसाव होता है। जहाँ पर उपजाऊपन होगा वहाँ पर ज़्यादा बसाव होगा। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में नदियों के बाढ़ से निर्मित जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाले मैदान के कारण जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव है। क्या दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के नदियों की बाढ़ है, बाढ़ में निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाले मैदान के कारण क्या है, जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव है। भारत में ले लो, उत्तर भारत के विशाल मैदान उपजाऊ मृदा के कारण आपकी क्या है, जनसंख्या का सघनता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती, जमुना बहती और सिंधु बहती। फिर देखिएगा इन कारकों में आपके हम आर्थिक कारकों की तरफ चलते हैं। खनिज संसाधन। देखो, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मानव द्वारा बसाव हेतु भौतिक कारकों के बाद आर्थिक कारकों भी आपके महत्व मिलने लगा, और वर्तमान में ये आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण और उसके प्रवास को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। और लोग की लालची हो गया, सुख सुविधा चाहे, रुपया पैसा चाहे, तो आर्थिक कारण तो होना ही है। आर्थिक कारकों में खनिज संसाधन आपके प्रमुख है। सोने वास्ते तो आजकल लुगे मर्जी तो थोड़ा ले रहा हूँ, जिंदगी उठा ला रहा हूँ, तो समस्या था देखने को मिले। तो विश्व के खनिज संसाधन प्रदेश और आपकी क्या औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या के संघर बसाव वाले क्षेत्र बन गए हैं, और यूरोप की आपकी अधिकांश जनसंख्या कोयला पेटी में आसपास ही बसी हुई हैं कि वहाँ पर चाहिए उनको खनिज, और खनिजों का एक लालच अलग ही है। फिर आपके आर्थिक कारणों में है औद्योगिक विकास। देखो, औद्योगिक विकास जनसंख्या के लिए एक आकर्षक कारक के रूप में आपके कार्य करते हुए प्रवास को प्रेरित करता है। प्रवास को प्रेरित करता ही है। औद्योगिक केंद्र समय के साथ आपके क्या सघन जनसंख्या वाले केंद्र बन गए हैं। औद्योगिकता होती है, वहाँ पर रोजगार ज़्यादा होते हैं। देखो, औद्योगिक के बाद में रोजगारी अवसर के आ रही हैं कारक। तो वर्तमान में रोजगार के अवसर पर आपके प्रवास के माध्यम से जनसंख्या के लिए आकर्षक कारक का काम करते हैं, और रोजगार आपके क्या अवसरों की उपलब्धता वाले स्थानों पर सघन बसाव होंगे। नगरीयकरण देखें तो ये भी एक कारक है कि नगरीय सुविधाएं और जनसंख्या निवास हेतु आपके अनुकूल व आकर्षक कारक के रूप में प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण बड़े नगरीय केंद्र और अधिक सघन बसाव वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जिसके कारण बड़े नगरीय केंद्र और अधिक सघन बसाव वाले क्षेत्र आपके बनते जा रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं हैं। जिन क्षेत्रों में शिक्षा और आपके जो चिकित्सा सुविधा बड़े संस्थान आपके स्थापित होंगे, वो क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले प्रदेश बनते गए।
तो इस प्रकार की सुविधाएं तो चाहिए। तीसरा फिर कारक आता है आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौतिक और आपके आर्थिक कारकों के साथ जनसंख्या के वितरण और प्रभाव को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक आदि भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं, अत्यधिक प्रभावित करते हैं भाई। ये कारक भी, जैसे राजनीतिक कारक के अंतर्गत हम देखें तो राजनीतिक कारक में न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता और शांति की दशा है। अगर न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था है तो राजनीतिक स्थिरता क्या है, शांति की दशा है। तो किसी भी स्थान पर जनसंख्या निवास के प्रेरित करती है, जबकि राजनीतिक स्थिरता और युद्ध की स्थिति के स्थान से। अब आपको क्या देखिए, यूक्रेन में जाके रहोगे क्या, ईरान में क्या स्थिति जाके रहोगे क्या, वहाँ पर आपको राजनीतिक स्थिरता। पाकिस्तान में जाकर जाने को कहोगे, रहने को कहोगे, जाओगे क्या? देखो अपनी अपनी चॉइस है। ये देख लो, यूक्रेन आ गया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, इजराइल, लेबनान, फिलीपींस, लीबिया, ठीक है ना। ये क्या है, आपको राजनीतिक और अस्थिरता यहाँ पर देखने को मिलती है। अप्रवास को आपके प्रतिबद्ध कर देती हैं। उदाहरण यहाँ पर वर्तमान हमने देख ही लिए, ठीक है। धार्मिक और आपके क्या, जातिगत और भाषाई तत्वों का आपके प्रभाव, धार्मिक, जातिगत और भाषाई तत्वों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व में जनसंख्या वितरण इन सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव आपके स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि विश्व में कुछ केंद्रों पर एक ही धर्म के अथवा जाति और भाषा वाले लोगों का सघन जमाव मिलता है तथा जनसंख्या के प्रवास को भी ये तत्व क्या है, प्रभावित करते हैं। तो धार्मिक, जातिगत, भाषाई तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व में जनसंख्या वितरण इन पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि विश्व में के कुछ केंद्रों पर एक ही धर्म, जाति और भाषा वाले लोग को सघन निवास करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, तो हम देखते ही हैं। अब देखिएगा, विश्व के प्रमुख मानव समूह हैं। उन मानव समूहों के बारे में बात करें तो जनसंख्या के अपने सघन बसाव के 4 आपके मुख्य समूह हैं, और ये हम देखिएगा एशियाई इन्हें मानसूनी एशियाई जनसमूह भी कहते हैं अपन। विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सघन बसाव वाला मानव समूह प्रदेश है कौन सा, एशियाई या मानसूनी एशियाई आपके जो जनसमूह हैं। इसके अंतर्गत दक्षिणी एशिया आएगा, पूर्वी एशिया आएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया आएगा। यहाँ जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक आपकी जनसंख्या निवास करती है, सबसे बड़ा मानव समूह दक्षिणी एशिया में निवास करता है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, श्रीलंका आदि देश। तो एज ए एशियन होने के नाते आपको गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको दक्षिणी एशिया का व्यक्ति होने का आपको गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भारत का होने का महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत सारे जहां से अच्छा, जनसंख्या में आगे हम अच्छे, है ना। यहाँ मानव का जमाव सबसे ज़्यादा सघन है। दक्षिणी एशिया के बाद पूर्वी एशिया में, जहाँ पर आपकी कौन है, चीन माता हैं, कोरिया दादी हैं, जापान हैं, आदि देशों में मानव जमाव वह दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। इनके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों में एशिया का तीसरा बड़ा मानव समूह निवास करता है। और आप जैसे लोग थाईलैंड के तो जाना क्या, वहाँ रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि आपकी फितरत अलग है। एशियाई जनसमूह में दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 से 40 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश के बीच मानव का जमाव सर्वाधिक आपके सघन देखने को मिलता है। बोलिए दक्षिणी एशिया माता की जय। यह क्षेत्र प्रारंभिक काल से ही आपके मानव बसाव का प्रमुख केंद्र रहा है। यह क्षेत्र प्रारंभिक काल से भी आपके क्या, मानव बसाव का प्रमुख केंद्र रहा है। और क्योंकि कुछ भौतिक आपके तत्व जैसे अनुकूल मानसूनी आपके जलवायु, समुद्र तट से निकटता, नदियों के बाढ़ से निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान और मानव बसाव को आपके क्या है, प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रदेश के अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, और
उपजाऊ जलोढ़ और कांप मृदा वाले मैदानों में चावल की कृषि प्रमुखता आपको देखने को मिलती है और अतः उसे चावल सभ्यता का प्रदेश या कांप सभ्यता का आपकी कांप तो मिट्टी है, जलोढ़ी मिट्टी है, और यहाँ पर चावल की सभ्यता क्योंकि चावल की खेती धूम धड़ाके से कर रही है, खेती कर रही है, चावल उगा रही है, रात को सो रही है जल्दी और जल्दी रात को उठ रही है, वापस सो रही है, वापस जल्दी उठ रही है। ये काम करते करते बहुत जनसंख्या आपने बढ़ चुकी है। इस मानव समूह में आपकी पूर्वी एशिया कुछ भागों में कृषि के साथ कुछ औद्योगिक गतिविधियां अधिक प्रभावी हुई है। जापान प्रमुख उदाहरण है, चीन प्रमुख उदाहरण है, उदाहरण है। एक जनसमूह हुआ। दूसरा जनसमूह है यूरोपीय मानव समूह। दूसरा है यूरोपीय मानव समूह। कलर लेके आओ दूसरा भाई साहब, पसंद नहीं आ रहा मेरे को ये। यूरोपीय देखिएगा मानव समूह देखिए तो एशियाई मानव समूह के बाद विश्व में सघन बसाव का दूसरा प्रमुख समूह है यूरोप। कौन सा है? यूरोप। एशिया के बाद कौन सा? यूरोप, जिसमें अधिकांश जनसंख्या उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आपके निवास करती हैं, जहाँ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश आते हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़ी जनसंख्या वाले निवास वाले लोग आते हैं। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या 40 to 60 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती हैं, जहाँ पर यहाँ पर क्या है आपके यहाँ भौतिक तत्व के रूप में दोबारा से क्या पढ़ रहे, लाइन पढ़ रहे अपनी। यूरोप की अधिकांश जनसंख्या 40 से 60 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है या भौतिक तत्व के रूप में समुद्र से निकटता जनसंख्या बसाव को प्रेरित करती हैं। तथा पुराने समय में यूरोप की जनसंख्या का प्रमुख कार्य कृषि था, परंतु वर्तमान में यहाँ पर जनसंख्या वितरण आर्थिक कारक ने अधिक प्रभावित किया है। पहले कौन से? पहले कृषि कार्य करते थे, अब क्या करते? आर्थिक कारक ने प्रभावित किया है। आर्थिक कारकों के रूप में कोयला, लोहे और इसके ने यहाँ मानव बसाव को प्रभावित किया है। कोयला और लोहे इसके ने। और देखिए अधिकांश जनसंख्या 40 से 60 के बीच में स्पेसिफिक हम बात करें तो 45 से 55 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांशों के बीच कोयला पेटी के इर्द गिर्द निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या 45 से 55 उत्तरी अक्षांश के बीच कोयला पेटी के इर्द गिर्द निवास करती है। तो देखिएगा यहाँ पर 45 से लेकर 55 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच कोयला पेटी है, इसके इर्द गिर्द आपके लोग रहते हैं, ठीक है ना। और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय आपकी जनसंख्या की धुरी है, ठीक है ना। यहाँ की आपके 70% से अधिक जनसंख्या वो नगरों में निवास करती हैं और आपकी द्वितीयक और तृतीयक आपकी आर्थिक क्रियाओं में लगी रहती हैं, ठीक है ना। द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में लगी रहती हैं। और ये औद्योगिक सभ्यता का प्रदेश है। हमारा एशिया वाला कैसा है? हमारा एशिया बेचारा चावल वाला सभ्यता है और ये औद्योगिक सभ्यता की है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई और यहाँ पर औद्योगिक विकास सर्वाधिक आपके देखने को मिला। तीसरा, उत्तरी अमेरिका मानव समूह। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका मानव समूह है और यहाँ पर एशियाई और यूरोपीय जनसमूह के बीच, जो जनसमूह है उसके बीच विश्व में तीसरा सघन जनसमूह, कौन सा सघन जनसमूह है? जिसमें उत्तरी अमेरिका में निवास करता है। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, जिसका जमाव आपके 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा के पूर्व से लेकर आपके अटलांटिक के तट तक वह 35 डिग्री से 50 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो आपके क्या है? 100 डिग्री आपके पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व से लेकर आपके अटलांटिक के तट तक है। और अक्षांशों की स्थिति के हिसाब से देखिए तो ये अक्षांशों की स्थिति के हिसाब से आपकी ये रेखा रही और यहाँ पर ये 0 डिग्री और यहाँ पर ये अपनी 35 डिग्री। तो 35 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में इसका आपके क्या है? जमावड़ा है। 35 से 50 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में आपके जमावड़ा देखने को मिलता है। किसका? उत्तरी अमेरिका मानव समूह का, जिसके अंतर्गत क्या है? उत्तरी पूर्वी यूएसए है। उत्तरी पूर्वी यूएसए व साथ में पूर्वी कनाडा है। पूर्वी कनाडा का तटीय भाग है। कौन सा भाग? तटीय भाग है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी यूएसए है, साथ में पूर्वी कनाडा का तटीय भाग है। यहाँ पर मानव बसाव आर्थिक संसाधनों के आकर्षण के कारण आपके आप्रवास के फलस्वरूप यह हुआ है। क्या हुआ है? आप्रवास के फलस्वरूप है। क्यों? आर्थिक संसाधनों के आकर्षण के कारण। यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या
90% कहाँ से आई है? 90% आपकी यूरोप से आई हैं। तो यहाँ पर क्या है? अप्रवासी हैं। अप्रवासी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संसाधन अच्छे हैं और 90% कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं चौथा समूह, अंतिम समूह है अफ्रीकन जन समूह। पिछले 5 दशकों में अफ्रीका में जन समूह अत्यधिक बढ़ा है। क्यों? देखिएगा, कुल जनसंख्या के मामले में यूरोपीय जन समूह से आगे निकल चुका है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, और जनसंख्या यहाँ पर क्या है? 5 दशकों में अफ्रीका जन समूह अत्यधिक बढ़ा है। और क्या है? लोग यहाँ पर गुमशुदा से नहीं होना है, क्लास में फोकस रखना है, क्लास में फोकस है रखना है। यूरोपीय जनसमूह से आगे निकल चुके हैं। किससे? यूरोपीय जनसमूह से आगे निकल चुके हैं। और अफ्रीका की जनसंख्या समूह मुख्य जो अफ्रीका की जनसंख्या मुख्यतः आपके 3 पेटियों में निवास करती है। 3 पेटियों में निवास करती हैं, ठीक है ना? कौन कौन सी पेटी है? देखो, नील नदी के क्षेत्र में, मिस्र में आपके, यहाँ से तो कई सभ्यताएं पहले विकसित हुई। दूसरी, जाम्बिया के तांबा पेटी से लेकर नाइजर नदी तक। अरे कौन सी जर? नाइजर। कौन सा बिया? जाम्बिया। जाम्बिया के तांबा पेटी से लेकर आपके नाइजर नदी तक, नील नदी के क्षेत्र में, मिस्र में। पश्चिम तट के निकट नाइजर, नाइजीरिया, गिनी, ये कपिल शर्मा की लुगई, कांगो, जाम्बिया आदि आपके पश्चिमी तट के निकट नाइजर, नाइजीरिया, गिनी, कांगो, जाम्बिया। अच्छा, तीसरा अपनी पेटी हो गई आपके दक्षिणी अमेरिका व पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। दक्षिणी अफ्रीका व पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश आपकी जनसंख्या ये वहाँ की राजधानी नगरों में निवास करती है। कौन से नगरों में? राजधानी नगरों में निवास करती है दक्षिणी अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तटों पर आपके नगरों में निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी समुद्र तटों पर निवास करती है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या। तो आपकी हमने चौथी आपके जो अफ्रीकन जन समूह देखी, उसमें हमने देखा कि 5 दशकों में अफ्रीका के जन समूह अत्यधिक बढ़ा है। कुल संख्या के आपके मामले में यूरोपीय जन समूह से आगे निकल चुका है। अफ्रीका की जनसंख्या मुख्यतः 3 पेटियों में निवास करती। अरे कितनी पेटी में? 3 पेटियों। कौन कौन सी पेटी? वापस देखो, नील नदी के क्षेत्र में, मिस्र में, जाम्बिया की तांबा पेटी से आपके लेकर नाइजर नदी तक। तीसरी हो जाएगी आपकी दक्षिणी अफ्रीका व पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। दक्षिणी अफ्रीका व पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश। चलिए अब देखिए जनसंख्या के घनत्व के प्रकार देखते हैं। अंक गणितीय घनत्व देखते हैं। अंक गणितीय आपके घनत्व देखते हैं जिसमें आपकी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अंक गणितीय आपके गणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्र। कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। कायिक में आपकी क्या है? कायिक में कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। कृषि घनत्व क्या? कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या बटा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या बटा कृषि भूमि का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आपकी एग्रीकल्चर डायनेसिटी, ठीक है ना? डायनेसिटी क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर आपके पोषणीय घनत्व देखिए, तो पोषणीय घनत्व है कुल जनसंख्या बटा खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल। खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व है आपकी कुल जनसंख्या बटा संसाधन मूल्य। तो पूछ सकता है ये सूत्र कहीं ना कहीं कि अंक गणितीय घनत्व में क्या आएगा? तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल आएगा। कायिक घनत्व में आपकी कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। कृषि घनत्व कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या बटा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। पोषणीय घनत्व कुल जनसंख्या बटा खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या अपॉन संसाधन मूल्य, इकोनॉमिक आपके डेंसिटी। ओके, अब देखो विश्व में महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या। महाद्वीपों पर अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करें तो अपने 2026 के अनुसार बात करेंगे, 2026 के अनुसार बात करेंगे। और एशिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एशिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो एशिया में आपकी कुल जनसंख्या करोड़ों में बात करें तो 500 करोड़ है। एशिया के लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हमारी कुल जनसंख्या 500 करोड़ पहुँच गई है। 500 करोड़ पहुँच गई है। और आपके जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, व्यक्ति
किसमें? प्रति किलोमीटर में 102 है। कितनी है? 102 है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहीं पर है, अपना यहीं पर है। और कुल जनसंख्या प्रतिशत देखे तो देखते ही रह जाए 62.53%, बोले तो 62.53%, 62.53%। और वार्षिक क्या है? वार्षिक वृद्धि दर अपने प्रतिशत करे तो वार्षिक वृद्धि दर 0.55। अच्छा, 2026 के अनुसार एशिया के बारे में बात कर रहे हैं और कुल जनसंख्या करोड़ों में बात करें तो 500 करोड़ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि 62.53% है, 62.53% है। तो ये बात है दोस्तों, ये बात है कि कुल जनसंख्या तो 500 करोड़ है, जनघनत्व 102 है और 62.53 आपकी जनसंख्या प्रतिशत है और आपकी वार्षिक वृद्धि दर है 0.55 की। अगले आओ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। एशिया के बाद अफ्रीका है, एशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका ने मेहनत सेकंड नंबर पे करी है। 158 कुल आपके करोड़ों में जनसंख्या है, 158 है, लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाओगे आप, 500 तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाओगे। जनसंख्या घनत्व कितना? 52, अपना कितना? 102। यहाँ पर आपके कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना? 19 पॉइंट, अपना कितना? 62.53। और इनका कितना? 19.8। और वार्षिक दर देखे तो अपने से ज़्यादा है। अपनी कितनी थी? 0.55 थी और इनकी कितनी? 2.27। अच्छा ठीक है। अब हम यूरोप के बारे में बात करें। यूरोप वाले हो गए थोड़े सभ्य, इनकी अपनी घटी है। ये क्या है, बेचारे थके हारे होते हैं, सो जाते हैं, फिर सो ही रहते हैं, उठते नहीं हैं। यूरोप के बारे में बात करें तो आपके 74 करोड़ हैं, 74 करोड़ हैं, 32 का ही इनका जनघनत्व है। और आपको कुल जनसंख्या प्रतिशत देखे तो ये आपके 9 आपके कितने? 9.28। और इनकी वृद्धि दर क्या हुई है दोस्तों? ऋणात्मक गई है, माइनस में गई है, -0.12, 0 आपके 12% माइनस हुई है। ये माइनस कराने वाला कौन है? यूरोप है। दक्षिणी अमेरिका देखिए, दक्षिणी अमेरिका है चौथे नंबर पे, आपके 44 करोड़ है। कितने हैं? 44 करोड़ हैं। और चौथे नंबर पे नहीं होगा ये, क्योंकि चौथे नंबर पे तो आपके उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, 62 करोड़ है उसका, ठीक है ना। और जनघनत्व देखें, उत्तरी अमेरिका का 26 है और दक्षिणी अमेरिका का 25 है, ठीक है ना। तो 26, और यहाँ पर कुल प्रतिशत देखिए, उत्तरी अमेरिका जो 62 करोड़ आपकी जनसंख्या है, ये 7.76 है, 7.76 है। और इसके साथ में वार्षिक आपकी वृद्धि दर देखिए उत्तरी अमेरिका की तो 0.64 है, 0.64 है। और दक्षिणी अमेरिका की आपके कुल प्रतिशत कितनी है? 5.5% है। और आपके जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 0.54। आपके ओशनिया में आपकी कितनी है? 4.7 करोड़ ही है मात्र। और आपके 5.5 जो है टोटल का परसेंट आपकी क्या घनत्व हो जाएगा और परसेंट कितना हो जाएगा? आपकी 0.59। और आपकी वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगी 1.09। तो कुल मिला के बात करें, इतने सारे हमने घनत्व देखा, 102 देखा, 102 के बाद में हमने 52 देखा अफ्रीका का, फिर यूरोप का 32 देखा, दक्षिणी अमेरिका का 25, उत्तरी अमेरिका का 26, ओशियाना का 5.5 आपके जनसंख्या घनत्व देखा। और औसत कितनी बैठेगी? औसत बैठेगी 56। औसत कितनी बैठेगी? 56 औसत बैठती हैं, 56 औसत बैठती हैं। विश्व में सर्वाधिक आपके जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो विश्व में आपके क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं तो पूर्वी दक्षिणी होगा। पूर्वी दक्षिणी में आपके पूर्वी दक्षिणी और वह आपके दक्षिणी दक्षिणी और साथ में दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो बात करता है अपने पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के एक क्षेत्र, ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। एक हो गया पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप, पश्चिम और आपके मध्यवर्ती यूरोप। तीसरा पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो टोटल यहाँ से एक बार वापस अगर बात कर ले, सर्वाधिक अपनी जनसंख्या है एशिया की 500 करोड़ है, फिर अफ्रीका की है 158 है, यूरोप की है 74, फिर उत्तरी अमेरिका की उससे ज़्यादा फिर 62, फिर दक्षिणी अमेरिका से 44, फिर ओशियाना से है आपके 4.7। ठीक है, घनत्व में हमने एक साथ अभी देख लिया था। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा 62.53% आपकी जनसंख्या एशिया की है, फिर आपके 19.8 अफ्रीका की, यूरोप की आपके 9.28 है, फिर आपके उत्तरी अमेरिका के 7.76 है, 5.5 आपके दक्षिणी अमेरिका की है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी भाई साहब, इसके बाद में है ओशियाना जिसकी आपकी 0.59 है, 0.59 है। और वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो 0.55
-2.5 की वृद्धि दर एशिया की है प्रति आपके वार्षिक हिसाब से 2.27 है, अफ्रीका की, यूरोप की है माइनस में आपके 0.12 और 0.64 है, उत्तरी अमेरिका की 0.54 है, दक्षिणी अमेरिका की और 1.09 आपके ओशियाना की है। चलिए नेक्स्ट हम सर्वाधिक आपके जनसंख्या वाले देशों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके जनसंख्या घनत्व वाले देशों के बारे में बात करें तो अब क्षेत्र नहीं, अब देश हैं। ये आपके मोनाको में क्या है, आपके 25,732 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। 25,732 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपके जनघनत्व है किसका, मोनाको का। और उसके बाद मकाऊ है, मोनाको के बाद में मकाऊ के हैं आपके 24,067 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर है आपके सिंगापुर जो आपके कितने हैं 8,387, 8387 या फिर 8387 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अरे ताजुब की बात है ना, 25,732 मोनाको 25,732 मोनाको के बाद में मकाऊ। अरे मत मकाऊ की कितनी 24,067 मकाऊ। सिंगापुर की आपके 8387 और हांगकांग जाना है क्या 7,044। ठीक है ना, ओके। चलिए बड़े देशों में आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश देखे, सर्वाधिक आपके जनसंख्या घनत्व वाले देश देख लिए। और उसके बाद बड़े देशों की अगर हम बात करें, बड़े देशों के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिएगा बांग्लादेश की कितनी 1350 से आपके व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ओके, रवांडा का कितना 591। नीदरलैंड के कितने आपके, नीदरलैंड या फिर इसे हॉलैंड, ये आपके 544। अच्छा, फिर दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया के 531 में, और उत्तरी कोरिया की तो राम ही जाने। ओके, तो बांग्लादेश की कितनी 1350, रवांडा की कितनी 591 और नीदरलैंड की 544, दक्षिणी कोरिया की 531। अगर आप एक साथ में बोलेंगे बांग्लादेश, रवांडा, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया, फिर भला हो जाएगा। बांग्लादेश, रवांडा, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया। ठीक है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश देखे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश या क्षेत्र देखे जिसमें आपके ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ये आपके डेनमार्क के अधीन है, इसमें 0 व्यक्ति हैं। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या वाले। फिर दूसरे में आपके फोकलैंड है जो आपके अर्जेंटीना के अधीन है, इसमें भी 0 व्यक्ति। मंगोलिया है, मंगोलिया के आपके 2 व्यक्ति हैं। और पश्चिमी सहारा में 2 व्यक्ति हैं। नामीबिया भी 2 व्यक्ति ही हैं। अच्छा, ये मामला है क्या, ग्रीनलैंड, फोकलैंड, मंगोलिया, पश्चिमी सहारा और आपके नामीबिया। ठीक है ना, तो तीनों के निचले हैं वो नामीबिया, पश्चिम सहारा और मंगोलिया में तो 2 हैं, और बाकी ग्रीनलैंड और फोकलैंड में तो आपके 0 ही हैं। कितने हैं, 0 हैं। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले थे। फिर हमने पहले देख लिए थे बड़े देशों के आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले थे, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश भी हमने देख ही लिए हैं। उसके बाद बड़े देशों में न्यूनतम आपके जनसंख्या घनत्व वाले देश देख लेते हैं। तो न्यूनतम आपके जनसंख्या घनत्व वाले बड़े देशों के हिसाब से देखें तो बड़े देशों के हिसाब से आपके ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मात्र 4 व्यक्ति, और कनाडा में भी 4। कौन सा नाडा रे, कनाडा। ठीक है ना। कजाकिस्तान में 8, रूस में 9, और आपके 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। बहुत बहुत बधाई हो कि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है, 8 अरब हो गई है। और सबसे ज़्यादा किसका है अपना योगदान, एशिया का है। बोलिए एशिया माता की जय। तो देखिएगा, तो ये अपनी बातें हैं कि बड़े देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, रूस। ठीक है, ग्रीनलैंड, फोकलैंड, मंगोलिया, पश्चिम सहारा, नामीबिया, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। बांग्लादेश, रवांडा, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया, ये बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। और उससे पहले हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर, हांगकांग। बस अब देखिएगा, हम एक और देखते हैं अपने क्या विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने परचम लहराया है अपना भारत ने, कहीं लहराए नहीं लहराए, यहाँ पर हमने लहरा दिया है। भारत 147 करोड़ के साथ में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है चीन। ठीक है ना, यहाँ पर हम चीन से जीत चुके हैं, यहाँ पर हमने विकास ज़्यादा करा है। उसके बाद यूएसए है 34 करोड़, फिर है इंडोनेशिया 28 करोड़, पाकिस्तान है 25 करोड़, नाइजीरिया है आपके 24 करोड़, ब्राज़ील 21 करोड़ और बांग्लादेश 17 करोड़। तो आपके भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश अवरोही क्रम
आरोही क्रम कैसे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे पूछे। आपसे पूछ सकता है कि भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश क्रम पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, कहीं ना कहीं पूछेगा। भारत चीन, भारत चीन, भारत चीन, भारत चीन, यूएसए इंडोनेशिया, यूएसए इंडोनेशिया, यूएसए इंडोनेशिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान नाइजीरिया, पाकिस्तान नाइजीरिया, और ब्राज़ील बांग्लादेश, ब्राज़ील बांग्लादेश। तो आठों के आठों आपके क्रम से याद होने चाहिए, ठीक है ना। बाची, बाची के बाद में आपके यूएसए इंडोनेशिया, और बाद में पाना, पाना के बाद में बाबा। ओके, तो बाची, यूएसए इंडोनेशिया, पाना, बाबा। चलो, और इसके बाद में नंबर पे है रूस, रूस के बाद में है इथोपिया, इथोपिया के बाद में है मेक्सिको, मेक्सिको के बाद में है जापान। क्या है? जापान। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले आपकी मात्र 506 व्यक्ति रहते हैं, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है? वेटिकन सिटी। फिर है न्यू, न्यू के बाद में टोकेलाउ, टोकेलाउ के बाद में है फोकलैंड। क्या है? फोकलैंड है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले देश है आपकी कौन सी सिटी रे? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, 506 व्यक्ति। न्यू, टोकेलाउ और आपके फोकलैंड। आपने नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आज सुन लिए होंगे। वेटिकन सिटी, न्यू, टोकेलाउ और फोकलैंड, ये आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले हो गए। अब देखिएगा, विभिन्न महाद्वीपों में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले देश हैं, ये बात कर लेते। वैसे हमने ये आपके महाद्वीप पढ़े थे, उस समय देखे थे, लेकिन फिर वापस अपने यहाँ पर देख लेते हैं। एशिया में आपकी सर्वाधिक जनसंख्या है भारत। विश्व में भारत है तो एशिया में तो होना ही है, ओबियसली बात है। सबसे कम वाला कौन सा है? मालदीव है, मालदीव है। फिर अफ्रीका की बात करें तो सबसे आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन बता सकता है? हर कोई बता सकता है, नाइजीरिया है। और आपके सेशल्स, सेशल्स क्या है? सेशल्स आपके न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका का। यूरोप का, यूरोप की बात करें तो यूरोप आपके रूस, रूस है। देखो, रूस है ना, आधा तो पड़ता है आपके एशिया में, आधा पड़ता है कहाँ पर? आधा पड़ता है आपके यूरोप महाद्वीप में, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते क्या रहे, ऐसे करते करते यहाँ पर रूस क्या है? यूरोप का सर्वाधिक आपके जनसंख्या वाला देश है। और वेटिकन सिटी, जो वेटिकन सिटी कहाँ पर पड़ता है? आपके ओवरऑल में भी सबसे कम जनसंख्या तो वेटिकन सिटी की है, वो आपके कहाँ पड़ता है? आपके यूरोप में पड़ता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसकी सर्वाधिक आपकी जनसंख्या। और सेंट किट्स और नेविस, सेंट किट्स और नेविस आपकी क्या? इसकी सर्वाधिक न्यूनतम आपकी क्या? न्यूनतम जनसंख्या है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, नो डाउट। और सूरीनाम, 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 सूरीनाम क्या आपके? सूरीनाम में आपकी न्यूनतम जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या है। और नोरू, 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 नोरू में आपकी न्यूनतम है। नोरू में न्यूनतम, नोरू में न्यूनतम, ये तो याद हो ही गया होगा। ऑस्ट्रेलिया में नोरू में न्यूनतम है, नोरू में न्यूनतम है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका में सबको पता है ब्राज़ील है, लेकिन आपके सूरीनाम है, सूरीनाम, सूरीनाम, सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका में न्यूनतम वाली। उत्तरी अमेरिका में आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ में सेंट किट्स नेविस, सेंट किट्स नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस, ठीक है। यूरोप में रूस और वेटिकन सिटी का आपके। अफ्रीका में क्या? नाइजीरिया और सेशल्स, नाइजीरिया और सेशल्स। और एशिया में भारत और मालदीव, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। विश्व में विभिन्न भागों में आपके अधिकतम जनसंख्या वाले देश, विश्व में विभिन्न भागों में आपके अधिकतम जनसंख्या वाले देश। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो दक्षिणी एशिया। देखिएगा, विश्व में विभिन्न भागों में अधिकतम जनसंख्या वाले देश में एशिया महाद्वीप की बात करें। और एशिया महाद्वीप में ही पर्टिकुलरली हम बात करें किसकी? अपने दक्षिणी एशिया की, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश। भारत की 147, पाकिस्तान की 25 और बांग्लादेश की कितनी? 17, ठीक है। अब देखिएगा, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आपके इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की आपके ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपके कौन से नंबर पे आता है इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया आपके 28 करोड़ के साथ वैसे 4th नंबर पे है इंडोनेशिया ओवरऑल वर्ल्ड में। फिर है फिलीपींस 11.17, फिर है वियतनाम, वियतनाम आपके 10.21, और फिर है थाईलैंड, थाईलैंड में आपके 7.15, और म्यांमार में 5.51, ठीक है ना। आंकड़े याद रहे नहीं रहे, क्रम याद होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। पूर्वी एशिया में चीन, चीन के बाद जापान, जापान के बाद दक्षिणी कोरिया। 141, 12 और 5.16, 5.16। पश्चिमी एशिया में आपकी थोड़ी यहाँ पर देखें तो ईरान है सबसे ज़्यादा आपके 9.31 करोड़, 9.31 करोड़, 9.31 करोड़, ठीक है ना। टर्की आपके 8.79 करोड़। फिर है इराक है आपके 4.80 करोड़, और अफगानिस्तान है आपके 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। फिर देखिए, अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करें, यूरोप महाद्वीप में आपके
नहीं, यूरोप महाद्वीप से पहले हम थोड़ा और रिवीजन करेंगे कि पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा किसका, ईरान का, पूर्वी एशिया में चीन का, फिर है आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया का, और इस दक्षिणी एशिया का भारत का। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके ओके ओके, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, ओके, पूर्वी में आपके चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, पश्चिम में आपके एशिया में ईरान, टर्की, इराक, अफगानिस्तान। ओके, अब हम यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप में दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका, रूस का, फिर है उसके बाद में जर्मनी का। यूरोप में आपके 14 करोड़ तो आपके जर्मनी के 8.36 करोड़, 8.36 करोड़ जर्मनी के, फिर है यूके के जो आपके लगभग 7 करोड़ हैं, फ्रांस के आपके लगभग 6.67 करोड़ हैं, इटली के 5.89 करोड़ हैं, और फिर आपके स्पेन के हैं 4.78। ठीक है ना, तो इसमें आपको याद होना चाहिए रूस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन। फिर अफ्रीका देखिए, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा नाइजीरिया का है, नाइजीरिया आपके 24 करोड़ में है। ठीक है ना, ओके, तो 25 करोड़ तो पाकिस्तान का, फिर नाइजीरिया 24 करोड़, तो छठे नंबर पे है नाइजीरिया, 6th में। इथोपिया है उसके बाद, फिर है मिस्र, फिर है कांगो। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप के हो गए। और उत्तरी अमेरिका में आपके यूएसए के हो गए 34 करोड़, यूएसए के कितने, 34 करोड़, और मेक्सिको के कितने हो गए, मेक्सिको के आपके 13.29 करोड़, मेक्सिको के कितने 13.29 करोड़, और कनाडा के कितने 4 करोड़। तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए के सबसे ज़्यादा हैं, मेक्सिको है, फिर कनाडा। यूँ कनाडा आपके क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन जनसंख्या में यूएसए सबसे आगे है। तो ओवरऑल में भी यूएसए के रैंक कितनी है, यूएसए की रैंक अपनी 3 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील की है 21 करोड़, उसके बाद कोलंबिया की है, कोलंबिया के, फिर है अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील, कोलंबिया और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, 21 करोड़ की ब्राज़ील है। और ब्राज़ील आपके बांग्लादेश से क्या है, बांग्लादेश से ब्राज़ील की कम है। ठीक है ना, ओके। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा हैं, फिर पापुआ न्यू गिनी की आपके 1.09 करोड़ है। न्यूजीलैंड के आपके कितने हैं, 52 लाख है बेचारों की। ठीक है ना, जनसंख्या की वर्दी में देखिए तो जनसंख्या की वर्दी आपके, अब देखिएगा, ये अब देखिएगा ध्यान से, जनसंख्या कैसे वर्दी हुई है ये ध्यान से देखिएगा। आपके देखो 1650 ईस्वी में कितने थे, 55 करोड़ थे। 1650 ईस्वी में 55 ही करोड़ थे, और 1750 में कितने हुए, 52 करोड़ हो गए, 52 करोड़ हुए। ओके, और 180 में, सॉरी 1800 में कितने हुए, 1800 में आपके 13 करोड़ हुए। ठीक है ना, तो 100 साल का आपके डिफरेंस देखने को मिला कि 1650 में 55, 1750 में आपके 72 के बाद 1800 में कितने, 1800 में आपके 93। ठीक है, 1830 में तो हो गए 100 करोड़। ठीक है, कितने, 100 करोड़। और फिर देखिएगा 1930 में 200 करोड़, और फिर 1950 में कितने, 251 करोड़। ठीक है ना, 251 करोड़। ठीक है। देखिएगा, ये अपना 1 घंटा हो चुका है, तो आगे का मामला हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में एक बार ठंड पाते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।